नमस्कार, मैं राजीव रंजन। वतन के रखवाले में आपका स्वागत है। करगिल युद्ध के 25 साल हो गए हैं। जब जंग की बात होती है तो द्रास और करगिल की चर्चा बहुत ज्यादा होती है। बटालिक सेक्टर पर बहुत कम बात होती है। यह वह सेक्टर है जहां जवानों ने जबरदस्त बहादुरी दिखाई। भीषण लड़ाई हुई। सबसे पहले पाकिस्तानियों को यहीं से भगाया गया और यह लड़ाई हुई ब्रिगेडियर देवेंद्र सिंह की अगुवाई में, जो आज हमारे साथ है। सर, बटालिक सेक्टर के बारे में जो लड़ाई लड़ी गई, जो भारतीय सेना ने जो अदम्य साहस का परिचय दिया, बहुत कम चर्चा होती है, बहुत कम लोगों को पता है। अब ठीक कह रहे हो कि पहले तो जो हमको पता चला कि मीडिया वहाँ पहुँच नहीं सका, ना उनका इंटरेस्ट था, और दो ही पत्रकार आए थे, एक विक्रमजीत और एक कुणाल वर्मा, जिनको कि हेलीकॉप्टर 15 कोर ने दे दिया था, तो उसमें वो आए थे। इसके अलावा कोई कारगिल के ऑपरेशंस के बारे में बातचीत नहीं हुई। पर उसके बाद एक किस्म का क्यों हुआ, कैसे हुआ कि अभी तक बटालिक ऑपरेशंस के रिज़ल्ट्स जो इतने, अभी जब बात करेंगे निकलेंगे करके, इतने अच्छे थे, पर फिर भी बटालिक सेक्टर का कहीं इतना नाम नहीं आता। एंड ना ये किताबों में है, क्योंकि जो किताब लिखता है वो तो पूरे रिसर्च करके लिखता है, पर जो मेमोरियल्स बन रहे हैं, जो कई फंक्शंस हो रही हैं, इनमें कोई बटालिक का नाम नहीं आ रहा। क्या दूरी की वजह से? सर, दूर था, द्रास और करगिल नेशनल हाईवे में था, बटालिक बहुत दूर था, इस वजह से? क्या पता वो कारण है, क्या पता और भी कारण है, पर ये मोमेंटम आ नहीं रहा। तो मेरा एज अ ब्रिगेड कमांडर, जो उस समय ब्रिगेड कमांडर था, मेरा अभी एफर्ट यही रहता है कि इस चीज़ का सेंसिटाइज करूं, कि दुनिया को पता चले कि ये सेक्टर एक भूला हुआ सेक्टर है, एक इक्लिप्स सेक्टर है। एक उस टाइम भी हमारे पास रिसोर्सेज कम थे, पर हमने रिजल्ट आउट ऑफ प्रोपोर्शन दिए, पर किसी तरीके से ये कहानी अभी भी अधूरी है, अभी तक पूरी सामने आई नहीं है। बटालिक सेक्टर में आप लोग को कब पता लगा कि सर घुसपैठिए आ गए हैं? अगर मेरी जानकारी सी तो सबसे पहले वहीं से लीक हुआ था कि घुसपैठिए आ चुके हैं, चरवाहों के जरिए। सर, आप ठीक कह रहे हैं, मैं भी बटालिक सेक्टर मेरे पास नहीं था। ये इलाका जिम्मेदारी का था 121 इन्फेंट्री ब्रिगेड का, 3 डिव के नीचे। 70 ब्रिगेड भी कश्मीर वैली में गया हुआ था, एंड वहाँ से मैं खाली ब्रिगेड हेडक्वार्टर लेके ऊपर आया था। और जब आया तो इन्होंने बोला कि 3 मई को घुसपैठिए आए हैं, हमको पता नहीं था। 7 दिनों ने पेट्रोल भेजे थे 121 ब्रिगेड और 3 डिव ने, वो पेट्रोल एम्बुश हो गए थे। और मेरे को बतलाया गया है 7 मई को कि आप 8 मई को मिलो मेरे पास कारगिल में। जनरल बुधवार का मैसेज था ब्रिगेडियर सुरेंद्र के साथ। हम दोनों उनको मिले। उस टाइम उन्होंने बोला कि ऐसे कंफर्म हो गया है अभी, एंड ये इंट्रूजन को संभालना है। 2 तरीके हो सकते हैं, या तो मैं द्रास और मशको ले लूँ सुरेंद्र से, और सुरेंद्र बटालिक को डील करे, या फिर मैं बटालिक की तरफ चला जाऊं। मेरे पास ट्रुप्स कोई नहीं थे, और मेरे बटालियन अभी जो कश्मीर वैली से आनी थी, उन्होंने अभी आना था। वो डिपेंड कर रहा था कि ज़ोजिला पास कब खुलेगा। वो खुलना था तकरीबन 17-18 मई एंड में तक खुलता है, तो ये आती है खाली 8 में। तो मैं बोला अप्रोप्रिएट है कि भाई मैं एज अ रिजर्व ब्रिगेड जाके इंट्रूजन को अवेट करूँ। ब्रिगेडियर सुरेंद्र वेल सेटल्ड हैं, ऑलरेडी होल्डिंग पूरा कम्युनिकेशंस उनका है अपने अपनी बटालियंस को लाइन ऑफ कंट्रोल पे, तो इसलिए मेरे को ये टास्क सूट करेगा। तो जनरल बुधवार साहब ने मेरे ख्याल कोर कमांडर साहब से बात की, और मेरे को बोला ओके, टास्क अलॉटेड टू यू, एंड आप यहाँ से सीधा मूव करो बटालिक। कैसे सर आप लोगों ने रणनीति बनाई? चूँकि आपके पास पलटन तो था नहीं, ना बटालियन था, है ना, ज़ीरो कह सकते हैं। और कैसे फिर आप लोगों ने इतना डिफ़िकल्ट टास्क सर वहाँ पर, चूँकि उस पहाड़ी जो है बटालिक की पहाड़ी अगर कहा जाए तो बहुत डिफ़िकल्ट, कैसे आप लोगों ने सर एक मिशन इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाया? सर, शुरू में जब हम वहाँ गए तो बटालिक की एक बहुत ही बड़ी मुश्किलात थी कि पूरा सेक्टर ही कंपार्टमेंटलाइज था, उसमें 4 हिस्से बन जाते थे शुरू में। एंड ये हमारे लिए बहुत मुश्किल थी, और मेरे को डर था कि दुश्मन जहाँ हमको रिपोर्ट की गई थी पोजीशंस, और जाके जो कि मैंने भी जाके जब जैसे मेरे को ट्रूप्स मिले, मैंने भी जो चेक किया कि ये थोड़ा सा और आगे आ जाता और इंडस रिवर तक पहुँच जाता, जहाँ की वो पहाड़ियाँ पहुँच रही थी, तो हमारे लिए ऑलमोस्ट मिशन इम्पॉसिबल हो जानी थी करके। पर मेरे ख्याल दुश्मन के पास भी लिमिटेशंस थी रिसोर्सेज की, तो वो खाली 25 किलोमीटर ब्रॉड
और 10 किलोमीटर 12 किलोमीटर अंदर आए थे। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर और अंदर आ जाते तो हमारे लिए बटालिक सेक्टर मुश्किल से अगले 2 साल लगने थे निकालने के लिए रियली। शुरू में सोच विचार ये था ऊपर कि ये मिलिटेंट्स हैं। इंटेलिजेंस की भी रिपोर्टें भी कुछ कह रही थी कि जिहादी हैं। कुछ दिन पहले हमने वॉर गेम भी खेली थी। इतनी रिपोर्ट थी कि 5000 बंदे सिविल क्लोथ में FCNA में हैं। ये भी रिपोर्टें आई थी कि कुछ मतलब सीनापेश जो एरिया लद्दाख के ऑपोजिट FCNA कहते हैं, फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज। फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज पाकिस्तान की तरफ से, स्कार्डू के पास बात कर करेक्ट, उस एरिया को कहते हैं फोर्स कमांडर नॉर्दर्न एरियाज जी। एंड इसका बहुत मायना है। एंड प्लस ये भी रिपोर्ट आई थी कि पाकिस्तान ने 5000 सेट ऑफ एल्पाइन क्लोथिंग ऑस्ट्रिया में, कहीं और जर्मनी में, कहीं और कर आके खरीदी है। तो ये खबरें तो थी, पर कितनी तारीख की बात कर रहे हैं लगभग सर? ये मैं अप्रैल 99 की बात कर रहा हूँ, 2 महीने पहले की, जब 2 महीने पहले की जब इस तरह की खबरें थी सर। खबरें आ रही थी, बट इंटेलिजेंस का मतलब ये होता है कि खबर रॉ इंटेलिजेंस होती है और देन उसको कोलेट करना पड़ता है एंड उसको इंटरप्रेट करना पड़ता है। तो वो इंटरप्रिटेशन में मेरे ख्याल कहीं ना कहीं कमी रही है। तो ट्रूप्स ऑन द ग्राउंड पूरी कोशिश कर रहे थे, बट उनको जो फायर पावर मिल रहा था वो बहुत ही ज़्यादा तादाद में मिल रहा था। तो इसलिए हमको तकरीबन 20-22 मई तक काफ़ी कंफर्म हो गया था कि ये तो पूरे रेगुलर्स हैं एंड पाकिस्तानी रेगुलर आर्मी है, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री की आर्मी है। और एंड मई तक हमने एक पाकिस्तानी POW इनायत अली भी पकड़ा। इनायत अली वो अपनी 4812 पोस्ट पे था। तो टेल जैकलाई ने उसको कोई रास्ता भूल गया थोड़ा सा, तो हमारे बंदों ने उसको पकड़ लिया। तो उससे सारी खबर हमको मिल गई और यही चीज़ हमने प्रोजेक्ट की एक 10 जून। मतलब सर 8 जो पाकिस्तानी रेगुलर सोल्जर जो पकड़े गए थे, जिसमें कह सकते कि सीधा इन्वॉल्वमेंट करगिल वार में पाकिस्तान का था, उसके सैनिक का था, जिसमें से 8 में से 6 आप लोगों ने पकड़े बटालिक सेक्टर में। आप ठीक कह रहे हैं। ज़्यादा तो NLA के थे, पर NLA मतलब पूरा बताएं। नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री जो कि स्कार्डू के जो FCNA के अंदर ही थी। एंड इसमें भी जो मास्टर प्लान बनाया है, क्योंकि इसमें जो कॉन्ट्रडिक्शन इंडियन इंटेलिजेंस उसमें हुई है, मेरा जो सोच विचार है कि हमारे जो इंटेलिजेंस और जनरल सोच रहे थे कि पाकिस्तान से कोई इंडिकेटर ऑफ वॉर नहीं आ रहे थे। ऑन द ग्राउंड हम कह रहे थे इंट्रूजन होगी और बड़ी सख्त हो रही है, वो कह रहे हैं वहाँ से की लड़ाई की कोई तैयारी नहीं है। इसका कारण था कि जो मुशर्रफ साहब ने प्लान जो बनाया था, उस प्लान में उसने क्या किया था, खाली FCNA में से लोकल रिसोर्सेज नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री ले ली थी, उनके साथ ही प्लान किया था, उनको SSG वाले ऑफिसर्स दे दिए थे एंड उसके साथ ऑपरेशन किया था, जिसका कि रेस्ट ऑफ द आर्मी को पता ही नहीं था, एयरफोर्स को पता ही नहीं था, नेवी को पता ही नहीं था। तो पॉलिटिकल सेटअप को, तो जब वो अंदर इंटेलिजेंस एजेंसी देखती थी, पाकिस्तान के अंदर झांकती थी, जब अपने सोर्सेज से खबर लेती थी, वहाँ सब खबर आ रही थी, यार तो नॉर्मल, यहाँ तो कुछ पता ही नहीं। तो जब आप लोगों को पता लग गया कि पाकिस्तानी सेना है, नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री है सर, तो कैसे आपने ऑपरेशन लॉन्च किया? लिमिटेड आपके पास भी रिसोर्सेज हैं सर, इधर उधर से बटालियन आ रही थी। एकदम आप ठीक कह रहे हो। जो मेरे को रिसोर्सेज आ रहे थे वो टुकड़ों में मिल रहे थे, क्योंकि मेरे को जो आदेश था हमारे लिए कि आप 3 इन्फेंट्री डिवीज़न के लिए के नीचे काम करोगे और 3 इन्फेंट्री डिवीज़न के रिसोर्सेज ये आपको देंगे। इससे तनाव हुआ, कुछ प्रेशर था कि भाई क्यों नहीं लॉन्च हो रहा, ये नहीं हो रहा, पर हमने समय नहीं वेस्ट किया। हमने इस समय में एनिमी को इंसर्कल करते हुए नालों के नीचे से हम लाइन ऑफ कंट्रोल के ऊपर 30 मई तक पहुंच गए थे। एंड फिर हमने अपना एक फ्लैंक को क्लियर किया और तकरीबन 10 हम रेडी थे फिर प्रॉपर अटैक करने के लिए। हमारा और एक और प्रॉब्लम था कि हमारी जो रिज लाइन थी, खालूबार रिज लाइन और जो डूबरवाल लाइन है, उनको एक बीच में बाउल आता है, मुंथो डालो बाउल, मुंथो डालो, तो मुंथो डालो से वो अपने आप को रीइंफोर्स कर सकते थे एंड अलॉन्ग द रिज लाइन ऑल्सो एक दूसरे की मदद कर सकते थे। तो जैसे कि वहाँ हो रहा था द्रास और मशकोल सेक्टर में, भाई आप किसी एक फीचर को अटैक कर लो, पर हमारे यहाँ एक फीचर आप लोगों ने जो द्रास और मस्को और करगिल में जिस तरह का था रणनीति, उससे अलग आपने रणनीति अपनाई। बिल्कुल अटैक करने के बजाय, पिक को अटैक करने के बजाय आपने घेरा उसको। और कैसे घेरा सर, जरा बताइए उनको, जो घेराबंदी आपने की
पाकिस्तानियों के सब नाले पानी। थे, एक था चाइना नाला हाँ। और जुबर फीचर। तो जुबर फीचर के बाएं से चाइना नाला जाता है, तो बाएं साइड पे वो उसके तो अंदर चले गए हम। इधर था खालूबार फीचर जिसमें कुकरतांग था, 4812 था, खालूबार था, पद्माको था। यहाँ जुंगलुंगपा करके एक नाला था, उसके अंदर हम चले गए। फिर एक था 520 थी आता है फीचर, एंड उसके राइट पे चोरबाटला वाला था, वहाँ हम अंदर घुस गए थे राइट पूरा। सो हम नीचे से पूरा इंसर्कल कर लिए थे, बट पूरा इंसर्कलमेंट नहीं कर सकते थे क्योंकि आगे वाटरशेड था, तो पहाड़ियाँ हैं तो वो उनके कब्जे में थी। इसका असर कैसे दिखा एनिमी में सर? असर उस टाइम तो कुछ नहीं था असर। पानी के लिए फिर नहीं, पानी का थोड़ा सा बाद में हुआ, क्योंकि जब हम गए थे मई में बर्फ़ ऊपर काफ़ी थी, तो वो लोग सब जैसे हमारे ट्रूप भी करते हैं, बर्फ़ को पिघला के हम लोग पानी पीते हैं। पर जैसे मई ख़त्म होता गया, जून आ गया, जून में उनको प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई कि बर्फ़ पिघलनी शुरू हो गई, और बर्फ़ जो बची थी वो बर्फ़ के ऊपर आर्टिशियलिंग एक्सेट्रा के कारण कंटेमिनेशन होना शुरू हो गया। ये खबर हमको जो कैप्टेड POW उसी से ही मिली कि साहब हमको प्रॉब्लम शुरू हो गए हैं अभी, वो इन्फेक्शन के लिए दुनिया कुछ नहीं है। पर और हमने जब हम नीचे थे वो कोशिश करते थे नीचे आने की, हम उनको नीचे नहीं आने देते थे, पर वो हमको ऊपर भी नहीं जाने देते थे। तो इस चीज़ के लिए हमारा, एंड प्लस हम 2 महीने रोड से 2 दिन आगे हमारा कोई सड़क नहीं थी, तो हमको सब कुछ पीठ पे उठा के या पोर्टर या पोनी थोड़े से मतलब आपका जो ब्रिगेड जो था, ब्रिगेड हेडक्वार्टर सारा, मतलब आप सड़क मार्ग से नहीं जा सकते, रोड से नहीं, गाड़ी नहीं जाती? सड़क पे मेरा खाली DQ रहता था जहाँ की, और सब बटालियंस के एडम बेसिस थे। सारे ट्रूप्स जो कॉन्टैक्ट था एनिमी के साथ, वो 2 से 3 दिन रोड का वॉकिंग टाइम था। आपका ब्रिगेड भी इंक्लूडिंग आप? माई ब्रिगेड हेडक्वार्टर वॉज 1.5 डे वॉकिंग अहेड। तो हम लोग सब पिट्ठू पे बोल्डर्स के अंदर थे करके। तो क्या हो गया था कि 40 दिन के बाद दुश्मन को दबाव देते देते हमारे पास जो फ्रेशनेस थी और अटैक्स लॉन्च करने की, वो ख़त्म हो रही थी। तो मैंने फिर जनरल मलिक साहब की विज़िट हुई 10 जून को, तो उसके अंदर असेसमेंट उन्होंने पूछा, तो मैं बोला मैंने तो POW कैप्चर कर लिया, मैं कहना चाहता हूँ 800, बट मेरे को पता है कि जो असेसमेंट ऊपर से है वो कम है, बट मैं 600 कह दूँगा, बट नॉर्मल लाइट इन्फेंट्री है। डिप कमांडर साहब से पूछा गया, उन्होंने बोला 350-40 हैं। आपने जो बताया उससे कम कर दिया उन्होंने कम किए, क्योंकि कोर कमांडर साहब खड़े थे, उन्होंने बोला नहीं यहाँ तो 45 एंड वो भी मिलिटेंट्स हैं। फिर मैं बोला सर ब्रीफिंग करने का मतलब ही नहीं है, मैं फिर क्योंकि जब इतना आपने 800 बोला, उन्होंने 40-50 का। 40-50 मिलिटेंट है, ऐसे सर फिर तो आप लोग बोलोगे भी तेरे पास तो बहुत ट्रूप्स हैं, तू तो खाली बैठा कुछ नहीं कर रहा, ये कहने का मतलब है ऐसे, ये रियलिटी नहीं है करके थे। तो इस चुनाव को देखते हुए फिर जनरल मलिक साहब जब जा रहे थे तो उन्होंने शोल्डर पे हाथ रखा, एंड उस टाइम तक कोई रिजल्ट अभी तक वहाँ भी नहीं मिला था। 10 जून को वहाँ भी रिजल्ट नहीं मिला था, वहाँ 13-14 को मिला है टोलिंग का रिजल्ट, टोलिंग वाला। सो कहते रहे भाई मेरे को तो रिजल्ट चाहिए। मैं सर आप कुछ फ्रेश ट्रूप्स दोगे तो मैं रिजल्ट दे दूँगा। सच्ची बात है, ठीक है, क्योंकि मैंने वहाँ पर आके मैं पोजीशन मैंने ठीक कर ली अपनी। मैंने इमीडिएटली थोड़े ट्रूप्स मांगे ताकि मैं अपना जो जुंगलुंगका के थ्रू जो हमारा फ्लैंक ऑफ डिसीजन था, जिससे हम 3 बटालियन से लॉन्च करना चाहते थे, उसके राइट पे एक और फीचर था 5203, वो हम करते तो वो हमारी नज़र पे हमको पिन पॉइंट कर लेता, तो उसको निकालना ज़रूरी था। तो हम कोशिश कर रहे थे 12 जून से उसको काबू करने की। फाइनली वो हमारे काबू में जब ये ट्रुप्स मिल गए, मेरे को 2 कंपनी मिली फ्रेश देर, तो हमने 20-21 जून को उसको कैप्चर कर लिया। जैसे वो कैप्चर कर लिया, हमने 4-5 दिन और लिए, ट्रुप्स को लिए रिक्वेस्ट किया। 28 जून को हमने फिर अपना मेन ऑपरेशन 7 बटालियन के साथ लॉन्च किया। 28 जून 1999 को आपने बटालिक में 7 बटालियन के से ऑपरेशन लॉन्च। उसका कुछ फेजिंग था। जो वेस्टर्न फ्लैंक था वो 2 बटालियन से मैंने जान के 2 दिन पहले किया 28 जून को, और दूसरा वाला 1 जुलाई को। उससे क्या है कि 2 दिन पहले करने का मतलब था कि दुश्मन का ध्यान चाइना नाला की तरफ चला जाए, और जब हम यहाँ से 3 बटालियन के साथ और 1 बटालियन रिजर्व में थी, इनके साथ अटैक करेंगे तो उनको टाइम लगे यहाँ आने में, हम इतनी देर 1 रात में ऊपर पहुँच जाएंगे। तो वो स्ट्रैटेजी वर्कआउट की ठीक हुई थी, एंड 4 जुलाई को हम ऊपर पहुंच गए थे। 5 जुलाई तक दुश्मन भागना शुरू कर दिया, बटालिक सेक्टर से भागना शुरू कर दिया टोटली। हमने फिर और ट्रुप्स इनको सबको बोला यार अभी रेस्ट मत करो, अभी तो लाइन ऑफ कंट्रोल तक भागना शुरू कर दो। प्लस हमारे पास 5 पैरा
थोड़ी सी रिजर्व में एक आधी और बटालियन थी, उनको हमने जो मिली थी हमको उस टाइम, हमने बोला यार आप 43 GR आप भागो, लाइन ऑफ कंट्रोल पे पहुंचो। ये पहुंच गए लाइन ऑफ कंट्रोल पे, पर जब लाइन ऑफ कंट्रोल पे पहुंचे पाकिस्तान ने रियलाइज़ किया कि इंडिया क्या पता लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर जाए। सो उन्होंने क्या किया, रावलपिंडी ब्रिगेड जो है 111 ब्रिगेड जो उनका हम हंसते हुए कू ब्रिगेड कहते हैं स्पेशलिस्ट, वहाँ से 2 फ्रंटियर फोर्स बटालियन 33 एंड 4 फ्रंटियर फोर्स वहाँ से रश की, और वो रश करके उन्होंने प्रॉपर तैयारी की अटैक करने के लिए। जो हमारे कुछ लड़के पहुंच गए थे हर बटालियन के, थोड़े थोड़े जल्दी जाके लाइन ऑफ कंट्रोल पे बैठ गए, बट उनके पास वो प्रिपेयर्डनेस नहीं थी कि दुश्मन का अटैक सह सकते। पाकिस्तान तो वैसे भी काउंटर अटैक के लिए बहुत जाने जाते हैं। हाँ, तो वो उनके हमारे बंदों के पास तैयारी नहीं थी, क्योंकि वो उस टाइम पहुँचे ही थे, कुछ नहीं था साथ में। हमारे हुक्म थे यार जल्दी जाओ, पहुँच जाओ, उसके बाद देखी जाएगी वो, राइट। तो जब वो गए तो उन्होंने क्या किया, जैसे कि 5 पैरा का हुआ, कई जगह उन्होंने फायर अपने ऊपर, जब अटैक आ रहा था अपने ऊपर सेवा सोल्स करके एक सिस्टम होता है कि हमारे ऊपर ही फायर करो, ठीक है। बॉफर्स वगैरह ने इतना इफेक्टिवली फायर किया कि वो उनके एक एक्शन में 33 फ्रंटियर फोर्स के 43 जवान मर गए। और इसका जो इफेक्ट था, एंड ऐसी फोर फ्रंटियर फोर्स के भी। आपकी जो तोप जो थी गनरी, आपने बहुत बेहतर इस्तेमाल किया उसका भी। सर मेरे पास तो एक ही बॉफर्स रेजिमेंट थी, बट एक ही गर्व की बात है कि इस रेजिमेंट को मैंने एज अ कमांड किया हुआ था, और वही मेरी सपोर्ट में थी, तो जो बोलो वो होता था एंड करके। और उन्होंने इतना फायर किया, उसके बाद सारी इक्विपमेंट की डिस्कार्ड होनी पड़ी करके, बिकॉज दे हैड एक्सीडेड जो बैटल लाइफ होती है, सब कुछ होती है, उसके आई मीन सब कुछ ख़त्म हो गया था, बट इतनी फायर किया था उन्होंने, इतने हज़ारों राउंड फायर किए थे। इसका इफेक्ट पाकिस्तान आर्मी पे इतना हुआ कि उन्होंने फटाफट उस टाइम सीज फायर के लिए कुछ बातचीत शुरू कर दी। कारण ये था कि ये सारे थे पंजाबी मुसलमान, जो कि हार्टलैंड है पाकिस्तान आर्मी, आई मीन जो थे, और जो ये लड़ाई चल रही थी ये थी गिलगिट वगैरह के लोकल्स। पाकिस्तान को इनके लॉस का कुछ नहीं हो रहा था, ना पाकिस्तानियों को कुछ फ़र्क पड़ रहा था, बट जब उनके अपने इंटरनल वाले हार्टलैंड वाले बंदे पे कैजुअल्टी हुई तो फिर उनको दर्द पहुंचा, तो उन्होंने फटाफट सीज फायर मांगा। मतलब आपने जो हमले किया, आपके बंदे ने जो हमले किए जवान बैरन ने, इतना पाकिस्तान के कह सकते कि कमर एक लिहाज से टूट गई। फिर उसके बाद वो कितना डिफ़िकल्ट है सर, थोड़ा उस एरिया के बारे में ज़रा बताएं, बटालिक के बारे में बताएं, कितना डिफ़िकल्ट एरिया था सर, कितने आपके कैसे? सर ऐसा है कि बटालिक पहाड़ी पहाड़ है, कोई उसमें ओपन स्पेस है नहीं है। एंड जैसे मैंने बोला, एक आप वैली के अंदर चले जाओ, आपको 5 दिन लगते थे वापस आने में, जाओ आने में 5 दिन। एंड कमांड कंट्रोल वाइज तो वो बहुत बड़ा हेडेक था, क्योंकि जब हम शुरू में गए तो कम्युनिकेशन थी नहीं, ना रोड थी, एंड जो हमारे पास रेडियो सेट थे वो ANPRC 25 थे, वो स्क्रीनिंग के कारण एक पहाड़ी से दूसरी वैली में कम्युनिकेशन नहीं कर सकते थे, तो बड़ी मुश्किल से कहीं से WD लाइन होती थी, वो रोज़ टूट जाती थी, उसके साथ पैचअप किया। तो मेरे पास और कोई साधन नहीं था कि मैंने अपने ब्रिगेड हेडक्वार्टर को फिर तोड़ा मीन्स ब्रिगेड हेडक्वार्टर जनरली इकट्ठा काम करता है, उसमें ब्रिगेड कमांडर है, एंड हमारा मिक्स ब्रिगेड था। मिक्स ब्रिगेड मतलब सब तो समझाएं इसको। मिक्स ब्रिगेड में ये था कि मेरा डिप्टी कमांडर था, इन्फेंट्री का था, मराठा लाइट इन्फेंट्री का, मेरा BM था, इंजीनियर्स का था, मेरा DQ था, आर्मर्ड कोर का था, मेरे 2 G3 स्टाफ कैप्टन थे, दोनों इन्फेंट्री वाले थे, सिग्नल्स वाला एक कंपनी वाला था, एंड जो बचा कुछ था उसका मैं पूरा करता था, क्योंकि मैं आर्टिलरी का था, मैं एविएशन का था, ठीक है। तो इन चीज़ों को पूरा एक किस्म का हमारे पास पूरे इंडियन आर्मी के सारे आर्म से तकरीबन एक्सपर्टाइज थी पूरी जी। तो हमने क्या किया कि पहले ब्रिगेड मेजर इंद्र बालन थे, उनको मैं सबसे आगे वही आगे उनको रखता था करके, फिर दूसरा डिप्टी था, एंड DQ साहब को पीछे रखा हुआ था कि सारा एडमिनिस्ट्रेशन वही, एक किस्म का हेडक्वार्टर वो थे। एक्चुअली बटालिक सेक्टर एक डिविजनल टास्क था, बट शुरू में सोचा कुछ मिलिटेंट्स हैं तो दे दिया ब्रिगेड को, बट बाद में जब ज्ञान आया तो सबने रियलाइज़ किया, तभी 11 बटालियन, डिवीज़न में 9 बटालियन होती हैं, हमको फिर 11 बटालियन। तो उस बटालियन के साथ आपने कैसे कम्युनिकेट किया सर, कैसे, चूँकि इतना मुश्किल टास्क को आपने पूरा किया सर, क्या पहले उन लोगों के साथ काम कर चुके थे या फुल फ्लेज कैसे? सर जो ब्रिगेड हेडक्वार्टर था, हम लोग वेरी वेल निटेड थे, बिकॉज हमने कश्मीर वैली में भी एक साल इकट्ठा
काम किया था। पर जो बटालियन आ रही थी, हम 0 बटालियन से 11 बटालियन 60 दिन में इकट्ठी हुई हैं, पर इनके साथ किसी के साथ काम हमने इकट्ठा नहीं किया था। और कईयों को तो मैं मिला भी बाद में लड़ाई के आखिरी में जाके, आधी चीज़ फ़ोन पे ही थी क्योंकि बीच में मैं कोशिश था। बट मेरे को 2-3 एडवांटेजेस थे। एडवांटेज ये थे कि एक तो ब्रिगेड हेडक्वार्टर बड़ा काबिल था, इन सबको मैं बारी बारी यूज़ कर रहा था। दूसरा चीज़ था कि मैं आर्मी एविएशन से था, तो हेलीकॉप्टर वाइज मेरे को पता था डिप्लॉयमेंट ग्राउंड की क्या है। मानिए आम हेलीकॉप्टर वाला सोचेगा कि भाई मैं जाऊँ ना जाऊँ, दुश्मन कहाँ है किधर है, बट मैं बोलता था, वो साथी थे मेरे पुराने, तो मैं बोलता था ऐसे चल ऐसे चल ऐसे चल, पहाड़ी के उधर पहुँच के लेज दुश्मन से 300-400 मीटर पहले हमने उतर के अपना काम पूरा करके वापस आ जाते थे। तो उससे मेरे को बहुत सहूलियत होगी कमांड कंट्रोल में। दूसरा ये था कि मैं कॉलेज ऑफ कॉम्बैट से आया था, वहाँ सीनियर कमांड इंस्ट्रक्टर रहा था। तो सीनियर कमांड में क्या होता है, सारे मेजर्स और लेफ्टिनेंट कर्नल्स आते हैं जी। वो इतने देख लिए थे, तकरीबन कोई ना कोई किसी के साथ मिलाप हो जाता था। सर मैं इस कोर्स में था, ये था ये था, तो हम एक किस्म का मिलाप हो गया। तो फ़ोन पे हेलो कर आके काम चल गया एंड ख़त्म भी कर दिया। और फिर अगस्त में हमने 8 डिव का था, उसको सेक्टर हैंड ओवर करके हम लोग तो फिर अपनी परमानेंट लोकेशन क्यारी में नॉर्थ ईस्ट चले गए, ईस्टर्न लद्दाख में। एक अंतिम सवाल कि क्या पाकिस्तान फिर कभी हिम्मत कर सकता है ऐसे? सर ऐसा है कि माहौल की बात है सर, नहीं आई डोंट थिंक सो अभी हो सकता है, क्योंकि अभी जो गैप हैं वो बड़े कम हो गए हैं और 8 डिवीज़न वहाँ पूरी तैनात है। तो अभी कोई मेरे को लाइक्लीहुड है नहीं है कि भाई ये हो जाएगा। बट जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं सिनेरियो में, वो हम लोग इसमें डलने की बहुत डीप डिस्कशन है कि वो उस एरिया को लद्दाख सेक्टर अभी एक्टिव हो गया चाइना साइड से भी जी, राइट। पहले चाइना साइड से वो नहीं था। एक्टिव नहीं था। उसके क्या कॉनोटेशन है, कैसे हैं, दोनों में तालमेल क्या होगा क्या नहीं है, वो बहुत लंबा सब्जेक्ट है, वो हम लोग यहाँ बैठ के तो डिस्कस। चलिए, शुक्रिया सर NDTV से बातचीत करने के लिए सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर।